हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार प्यारे बच्चों। शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में जो पेपर है ये है मैथ्स कंपटीशन या मैथ्स रिजल्ट का विकास खंड भिलंगना टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड का। ये उत्तराखंड शिक्षा विभाग का नवाचारी कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें एक प्रमुख है मैथ्स रिजल्ट। उत्तराखंड के हर विद्यालय के बच्चे प्रयास करते हैं कि इस कंपटीशन में राज्य स्तर तक प्रतिभाग कर सके और प्रत्येक टीचर का भी प्रयास होता है। तो आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स रिजल्ट का ये पुराना पेपर ताकि आने वाले मैथ्स रिजल्ट के लिए आप लोग अच्छी तैयारी कर सकें। और ये पेपर मैथ्स रिजल्ट के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही जो बच्चे नवोदय का एग्जाम देंगे या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देंगे या कोई और भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे या अन्य किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, उन सभी के लिए यह पेपर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 70,86,43,215 में 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जहां पे 3 है उसको 3 लिख देते हैं। उसकी दाहिनी तरफ कितने अंक है? क्या 3 के आगे जितने अंक है उनको हाँ, लगा देना तो 3 के आगे के जितने अंक है उतने 0 लग जाएंगे। तो कितने अंक हैं? 3। 2 है, 1 है, 5 है। तो इसका स्थानीय मान हो गया 3000। दूसरा प्रश्न है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो देखो सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं? हाँ, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 0 जितने अंकों की। देखो अगर 2 अंक की बनाने तो 1 के आगे 1 ही 0, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर दूसरा 0 रख दिया तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 0 और रख दिया तो ये देखो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अगर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है भाई। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 9 और लिखेंगे तो 99 हो गया। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 अंक और लिखेंगे तो 1 9 और हो गया। और इसमें क्या बताना? अंतर। तो अंतर का मतलब घटाना। यानी 999 के बाद जो अगला अंक आता है वो 1000 आता है। तो एक ही अंतर तो होता है इसमें। तो तब आप लोग सोचेंगे इतना बड़ा सवाल कैसे करें। दिख रहा है ना जी। लेकिन ये करना नहीं था। को हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा? केवल इकाई का अंक पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे? केवल इसका इकाई का गुणा करेंगे। देखो यहाँ 2 का पहाड़ा, देखो यहाँ 2 का पहाड़ा हम 9 तक बोलेंगे। 2 नंबर 18 होता है तो 18 का 8 हो गया बेटा। यहाँ इकाई का अंक क्या है? 8 आया ना। अब फिर जितना यहाँ पे एक 2 नंबर 18 का 8 और जितना आया यहाँ पे 8 तो 8 का पहाड़ा फिर ये इस 8 तक बोलेंगे तो 8 8 64, 8 गुणा 8 64। तो 64 का 4 आया भाई, केवल 64 का 4 आया। देखो इकाई का अंक देखना हमने। फिर इस 4 का पहाड़ा हम 6 तक बोलेंगे तो 4 6 का 24, 24 का 4 ही आया। देखो तो इकाई का अंक 4 ही होगा। एक बार फिर से देखो 2 का गुणा 9 से किया, 2 नंबर 18 का 8 आया। फिर इस 8 का गुणा किससे किया? इस 8 से, तो 8 8 64 का 4 आया। फिर इस 4 का गुणा हमने किससे किया? इस 6 से, 4 6 का 24 का 4 आया। किस संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 23 तथा शेषफल 7 बचता है? तो इसको ध्यान से देखो। हम कोई संख्या है, अगर हम जब भाग देते हैं तो हमने भाग दिया 17 से। भागफल यहाँ आता है, उत्तर को बोलते हैं भागफल बेटा। ध्यान से देखो। शेषफल यहाँ नीचे बचता है 7। अब ये बीच की संख्या यहाँ पर की ज्ञात करनी है। तो बीच की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं? तो जब हम इसको भाजक कहते हैं, भाजक और भागफल का गुणा करते हैं और उसमें शेष को जोड़ देते हैं तो उत्तर निकल जाता है। 17 गुणा 23 लिखो, चाहे 23 गुणा 17 लिखो। 17 एक साथ भी, अगर 17 का पहाड़ा आपको आता तो एक साथ गुणा कर सकते हैं। तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये देखो 7 और 1 8 हो गया, तो 398 हो गया। मैंने यहां पर कहा कि 17 से भाग देने पर 23 भागफल आता है और 7 शेष बचता है। तो हमने क्या करना है? इन दोनों का गुणा कर देना है। मतलब भाजक कर भागफल का गुणा करते हैं और शेष को उसमें जोड़ देते हैं।
संख्या ये है बेटा 90,683, 19,683 में 6 तथा 8 के स्थानीय मान का योग। इनकी प्लेस वैल्यू कहते हैं स्थानीय मान को। तो 6 की प्लेस वैल्यू भी निकालनी और 8 की भी निकालनी है। तो देखिए हम पहले 8 की निकाल लो। तो 8 की प्लेस वैल्यू, हम 8 के आगे कितने अंक है? एक ही है दाहिनी तरफ, तो 8 के 80 हो जाएगा। और ये 6 का कितना हो जाएगा? योग बताना, योग का मतलब जोड़। तो 680 हो जाएगा। 8,79,645 है। 8,79,645 में यदि 4 के स्थान पर शून्य लिख दिया जाए तो संख्या कितनी कम हो जाएगी? 4 के स्थान पे हमने शून्य लिख दिया, तो 5 यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे बाकी वैसे ही रखा हमने। तो यहाँ पे देखो 40 ही तो कम होगी। मतलब एक बार हमने यही संख्या लिखी और दोबारा हमने क्या किया, 4 की जगह हमने यहाँ पे 0 रख दिया। तब उसको घटाओ, पता चल रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटे कोष्टक को हल। तो सब बाकी हम वैसे लिखेंगे बेटा। यहाँ पे देखो 76 ऋण 15 गुणा, अब ये मंझला कोष शुरू है तो मंझला कोष शुरू 13 ऋण, अब इसको हल कर देंगे। 6 गुणा 2 है तो 6 दूनी 12। अब ये छोटा कोष्टक नहीं रखेंगे क्योंकि हमने 6 दूनी 12 इसको हल कर दिया है। अब ये मंझला कोष्टक रखेंगे और गुणा 3 रखेंगे। हम क्या करेंगे, मंझला कोष्टक हल करेंगे। कोष्टक देखो 13 ऋण 12 हुआ कि नहीं है, तो हम इसको ऐसे हल कर दिया। 13 में से 12 गया तो 1 हो गया यहाँ पे, और गुणा 3। क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ 76 को हमने ऐसे उतार दिया ऋण। अब यहाँ देखो इसको 15 कम 15 15 तो 45 हो गया। तो 76 में से 45 घटा दो 6, तो 31 उत्तर आ गया। एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया। पहले ये सबसे छोटा कोष्टक के भीतर का हल किया और कोष्टक हटा दिया। फिर हमने मंझला कोष्टक के बीच का हल किया, कोष्टक हटा दिया। फिर हमने गुणा किया, लास्ट में घटाना किया। 8,08,800 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाए? तो देखो पहले हम क्या करेंगे, 8 लाख लिखा तो पहले 8 लाख ही लिखो आप, जैसे जो विधि मैंने बताई। तो देखो 8 लिखेंगे तो इसको हम ये इकाई बोल सकते हैं। इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये इसमें देखो 8 लाख में होंगे, लाख में हमेशा 5 जीरो होते हैं, याद रखना। उसके नीचे लिखना है तुमने 8,000। तो पहले 8,000 अलग पे लिख सकते हैं अगर तुम्हें जोड़ होते। तो 8 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में होते हैं 3 जीरो, तो ये 8,000 है। अब हम क्या करेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे। 2 3 जीरो है, यहाँ पे 8। अब ये लास्ट में 8 ही है, तो 8 मतलब इकाई के नीचे 8। अब इसको सबको जोड़ देंगे, यहाँ पे 8। तो ये हो गया 8,0,8,0,0,8। वहाँ प्रश्न है 48, 144 और 700 में 576 का मौसम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 48 का भाग 144। अब देखो भाग देने का तरीका मैंने क्या बताया था, इसमें 2 अंक हैं 48 में, तो यहाँ पहले हम 2 ही अंकों में भाग देंगे। लेकिन हमने देखा कि यहाँ 2 अंक छोटे हो रहे हैं, 14 कम है 48 ज्यादा है, तब हम तीनों अंकों में एक साथ भाग देंगे। और अंदाज लेने, क्योंकि हमें 48 का पहाड़ा नहीं आता है, तो हम अंदाज लेने के लिए इसका पहाड़ा बोलेंगे 4 का। और कितने, मतलब यहाँ हमने 8 छोड़ दिया, यहाँ 4 छोड़ दिया, फिर तो हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे 14 तक। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16 ज्यादा हो रहा है तो 4 3, लेकिन 4 3 12 नहीं लिखना है हमने। तो हमने क्या करना है, 4 3 12 नहीं, 48 3 लिखना है। हाँ 48 3 144 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मौसम आया बेटा, ये तीसरे संख्या का नहीं आया, इन दोनों का मौसम 48 ही है। तो यहाँ पे हमने 48 का भाग 576 में दिया, तो पूरा पूरा भाग चला गया। 48 से कम 48 हमने पहले किया 57 में भाग दे करके, यहाँ शेष मतलब घटा के आया 9, और फिर हमने ये 6 उतारा 96 हुआ, 48 दूना 96, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब तीनों का मौसम 48 है, और 48 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 48 में भी जा रहा है, 144 में भी जा रहा है, और 576 में भी जा रहा है। 75 के अभाज्य गुणनखंड, तो इकाई में विषम संख्या है 5 है, तो 2 का भाग जा ही नहीं सकता। 2 का भाग उसमें जाता जो सम संख्या होती है।
अब तीन का भाग देखेंगे जाएगा कि नहीं, तो हम 3 का भाग देखने के लिए क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो 7 और 5 12 हो गया, 12 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी जाएगा। 3 दूनी 6, हाँ, और 1 बचा तो 15 हुआ, 3 पंजे 15। अब देखो 25 में जो है 3 का नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, तो 5 का ही जाएगा, 5 पंजे 25। अब 5 में 5 का जाएगा, 5 कम 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड ये हो गया बेटा 3 गुणा 5 गुणा 5। संख्या 5625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। एक आसान तरीका मैंने बताया, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो और जोड़े बनाओ। 5 में दिया 5 कम 5, फिर 6 में दिया 5 कम 5, तो यहाँ 1 बच गया। तो 2 का कितना बन गया? 12। 5 दूनी 10, कितना बच गया 12 में। फिर देखो 5 का जा रहा है, तो 5 दूनी 10 किया हमने, 11 में भाग देके, फिर 12 हुआ, यहाँ 1 बचा तो 12 हुआ, तो 5 दूनी 10 फिर किया, फिर 25 बचा, तो 5 पंजे 25 भाग जाता रहेगा। हाँ वेरी गुड, 5 चौको 20, नहीं यहाँ 2 बचा, सुनो 25 हुआ तो 5 पंजे 25, फिर 5 का जा रहा है, देखो 5 नंबर 45 में 5 का नहीं जाता, 3 का जाता है, 3 3 9 और 3 एकम 3। जब यहाँ 1 आ जाता है तो समझ लो सवाल हल हो गया। तो मैंने कहा था वर्गमूल निकालने के लिए हम जोड़े बनाते हैं 2 के, तो इन दोनों के बदले एक ही 5 लेंगे, 5 गुणा दूसरे 5 के बदले एक ही 5 और 3 के बदले एक ही 3, तो ये हो गया 5 पंजे 25 और 25 75 आया भाई इसका वर्गमूल। दूसरा तरीका मैंने बोला था इसका जोड़ा बनाने का, 5625 है, तो आगे दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाते हैं। पहले हमने जोड़ा बनाया 25 का, फिर जोड़ा बनाया 56 का। तो किसी संख्या से भाग देना है उतनी बार। अगर हम यहाँ 1 का भाग देंगे तो यहाँ भी 1 ही लिखेंगे, ये का 1। अगर यहाँ 2 का देंगे तो 2 दूनी 4 लिखेंगे भाई, यहाँ पे ये ध्यान रखना। अगर 3 का देंगे तो 3, और यहाँ ऊपर भी 3 ही लिखेंगे, 3 3 9। तो यहाँ तक ऐसे पहाड़ा बोलते रहो जो 56 तक के नजदीक आ जाए। 16 5 पंजे 25 बोलो ना, 6 छक्का 36, 7 सता 49, 8 8 64। देखो 8 8 64 ज्यादा हो रहा है। जब 8 8 64 ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 7 सता 49 करेंगे। अब ये वाला 7 जो हमने ऊपर लिखा, एक 7 यहाँ पे और लिख देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, 7 और 7 14 कर देते हैं। अब इसको घटाएंगे हम, यहाँ 16 में से 9 गए, कितना बचेगा बेटा? 7 बचेगा। यहाँ पीछे कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ ये दोनों संख्या एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम ये 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, तो 141 से कम 141 ही आएगा यहाँ पे, लेकिन ये तो कम हो रहा है। अगर यहाँ हम 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, तो 142 दोना। तो हम क्या करते हैं, अंदाज लेने के लिए यहाँ आगे आगे देखते हैं, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 5 आने की कोशिश करो, 2 दूनी 4 हो रहा है, इसका मतलब कम है। 3 3 9, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4 चौको 16 का 6। अब 5 लिखेंगे तो 5 पंजे 25 का 5 हो रहा है, देखो। तो इसका मतलब पहले हम 5 लिख के देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे। अब हम 145 पंजा लिखेंगे यहाँ, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल, देखो 2, और 5 को 20 और 2 22 हासिल, फिर 2 आया तो 5 कम 5 और 2 7, देखो आ गया 725। तो इसका उत्तर यहाँ ऊपर आता है, देखो ये 75 आ गया। तो 4.75 गुणा 0.7 इसके बराबर है। देखो यहाँ गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर इतना ही आ रहा होगा। अब यहाँ देखो ये दो अंकों के पीछे दशमलव यहाँ है, और जिस अंक से हम गुणा कर रहे हैं 1 अंक के पीछे यहाँ है, तो 3 अंकों के पीछे दशमलव ठीक आ गया कि नहीं आ गया? जी। अब यहाँ कह रहा है कि देखो ये यहाँ भी उतना ही है कि इसका गुणा है, तो क्या केवल दशमलव का अंतर है। यहाँ 4.75 4.75 है, तो यहाँ 475 है। यहाँ गुणा 0.7 है, तो यहाँ भी 0.7 है, मतलब अंक वही है, केवल दशमलव का अंतर है। तो इसका मतलब इसका उत्तर भी उतना ही आएगा, 33 2 5। अब यहाँ
3 अंकों के पीछे दशमलव था तो यहाँ एक ही अंक के पीछे दशमलव लगेगा। सवाल करने की जरूरत ही नहीं है और उत्तर ये 1 हो जाएगा। 80 का कितने प्रतिशत 24 है? मनी गुणा। हाँ, 80 का कितने प्रतिशत का मतलब x बटे 100। x बटे बराबर 24। समझ में आ रहा है? 80 का कितने प्रतिशत माने x प्रतिशत बट बराबर 24। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे? आगे लिखेंगे 24 और जब ये 80 बटे 100 बराबर के आगे जाएगा पक्षांतर इसका हो जाएगा तो 80 बटे 100 यहाँ जाके व्युत्क्रम में आ जाता, उल्टा आ जाता तो 100 बटे 80 हो जाएगा। 100 ऊपर 80 नीचे। 100 बटे 80 हो जाता है। अब ये देखो 0 से 0 कट गया और 8 कम 8 और 8 या 24 और 10 या 30 हो गया बेटा। तो उत्तर 30 हो गया बस। यानी 30 का 80% 24 है। तुम अलग से अगर तुम जांच करना चाहो तो तुम निकाल सकते हैं 30 का 80% यानी 30 का 80 बटे 100 सॉरी 80 बटे 100। तो देखो जो 2 जीरो कट गए, ऊपर के 2 जीरो कटते तो 8 या 24 हो गया कि नहीं हुआ? 7 के प्रथम 6 गुणजों के योग में परिणामी संख्या के सभी अंकों का योग। 7 के पहले प्रथम 6 गुणज ज्ञात करने। तो गुणज आपको पता होना चाहिए। गुणज का मतलब क्या होता है? जो गुणा से पैदा होता है भाई, गुणज यानी गुणा से पैदा क्या होता है? पहाड़ा। तो 7 के प्रथम 6 गुणज क्या होंगे? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छक्का 42। 6 गुणज बताने तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इन सब का योग बताना बोली 147 हुआ भाई मेरा। तुम अपने आप जोड़ना, तुम मेरा इसका जोड़ के मत करना। अब तो इसको मैं परिणामी संख्या मतलब इसके बाद जो संख्या परिणामी संख्या क्या आई तो 147 आई भाई के सभी अंकों का योग। लेकिन ये 147 ने बताना, इनका योग करना है। मतलब एक में धन 4 और धन 7 भाई, इनको जोड़ना है। जो वो कह रहा है कि जितनी संख्या आई उस परिणामी संख्या का योग करना है। तो 7 और 4 11 और 1 12। ये 8वां सवाल देखो 18.05 गुणा 2 गुणा 0.5 गुणा 0 और गुणा 10 कर देंगे। अरे करना ही तो नहीं है इसको क्योंकि हाँ क्योंकि यहाँ बीच में गुणा 0 है तो इसका उत्तर तो 0 ही होगा। इसको करना क्यों है? जी क्योंकि जितना उत्तर ये इसको तुम गुणा करके करोगे फिर इसको गुणा इससे करोगे, फिर जब 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 के बाद गुणा 10 करोगे तो 0 ही होगा। नवा देखो निम्न में कौन सा गलत है? इसको 3/4 है तो इसको दशमलव में कैसे बदलते हैं? 4 का भाग 3 में देते हैं। दिव्य भी सीख ले। नीचे वाले का भाग क्योंकि 3/4 ऐसे में लिखा है वैसे ऐसा लिखा जाता है ना 3/4। तो ये हर है तो हर का भाग हम अंश में देते हैं। तो देखो 4 का भाग 3 में नहीं जा रहा तो हमने दशमलव रखा। जब दशमलव रखते हैं तो क्या करते हैं? जीरो बढ़ाते हैं यहाँ बीच में 3 के आगे। अब 4 7 28 फिर घटा के देखो 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ पीछे कुछ नहीं बचा तो दूसरे स्टेज में 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं। 2 पंजे 10 4 पंजे 20 हो गया बेटे। देखो तो 0.75 बिल्कुल सही आया भाई। अब दूसरा देखो 1/20 है, इसका मतलब 1/20 का मतलब 1 का भाग 20 का भाग हमने 1 में देना है। 20 का भाग दो 1 में। देखो 20 का भाग 1 में नहीं जाता तो हम क्या करेंगे? यहाँ दशमलव रखेंगे और यहाँ 1 जीरो बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हम जीरो केवल 1 बढ़ा सकते हैं, दूसरा नहीं बढ़ा सकते एक बार। अब अभी भी भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 20 ज्यादा है 10 कम है। तो क्या करेंगे? वेरी गुड, 0 बार भाग देंगे तो 20 जीरो का 0 ही होगा भाई। तब यहाँ देखो घटा के 10 बचा तो यहाँ दूसरी स्टेज आ गई। अब यहाँ 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं तो 20 पंजे 100 0.5। तो ये भी सही है बिल्कुल। देखो अब देखो यहाँ 3/1000 है तो इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, इसको भाग देने की भी जरूरत नहीं, इतना ही आएगा तो इसका मतलब 3000वें स्थान पे है। तो मैंने बोला जीरो के बाद जो पहलवा स्थान होता है तो ये जीरो तो ये 10वां है
दूसरा जीरो भी 100वां है, और यहाँ देखो तीसरा जीरो 3 है तो ये 1000वां है। तो 3/1000 का मान जो है इतना ही होगा, 0.00003 दशमलव रखा, या एक ही जीरो बढ़ाएंगे। अब क्योंकि 1000 से 30 छोटा है तो 0 बार भाग देंगे, तो घटा के 30 ही आया। फिर यहाँ हम एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। अभी भी देखो ये 1000 है, 300 है, कम है, तो फिर 0 बार भाग देंगे, फिर 300 आया। अब फिर भी भाग, अब यहाँ फिर एक स्टेज नहीं आ गए तो यहाँ एक जीरो और बढ़ सकता है। अब होगा, देखो अब ये 3000 है तो 1000 दिया 3000, तो सही है कि नहीं है। अब यहाँ देखो ये इसका सही 1/5 है, तो इसका मतलब 5 का भाग हमें 1 में देना है। तो यहाँ दशमलव रखा, यहाँ जीरो बड़ा है, तो 5 दूनी 10, तो मतलब इसका 0.2 का मतलब 0.2 आना था, लेकिन यहाँ क्या लिखा है इसने 0.02 दिया, तो ये गलत है। मतलब 2 जो है 10वें स्थान पे होना चाहिए था, जबकि इसके उत्तर में 100वें स्थान पे 2 है। श्रेणी 5, 10, 17, 26, 37 में अगली संख्या क्या होगी? तो ये पैटर्न आते हैं अंकों के, तो आप लोगों ने देखना है। यहाँ श्रेणी पहले 5 है, तब 10 है, तब 17 है, तब 26 है, तब 37 है। तो यहाँ देखो 5 और 10 के बीच कितने का अंतर है? 5 का। 5 और 5 10 होते हैं ना। अब 10 और 17 के बीच कितने का अंतर है? 10 17 में से 10 गए तो 7 का अंतर है। 17 और 26 के बीच कितने का अंतर है? तो 17 से आगे 26 तक गिनो तो 9 का अंतर है। देखो पहले 5 का अंतर था, तब 7 का, तब 9 का। अब 26 से 37 के बीच कितने का अंतर है? देखो 26 और 10 36 होता है, एक 37 यानी 11 का अंतर है। तो अब कितने का अंतर होगा? 13 का होगा ना। तो यानी 37 में 13 और जोड़ देंगे, चलो एक 50 होगा भाई। देखो तो ये गुणा का सवाल है, बहुत सरल है। 2408 गुणा 200 किसके बराबर है? तो देखो यहाँ क्योंकि 200 है तो ये 2 जीरो तो हम वैसे ही रख देंगे, बाद में सीधा 2 का गुणा कर दो। 2 8 16 का 6 हासिल 1 और 2 जीरो का जीरो, एक जोड़ के एक ही होगा, और 2 चको 8 और 2 दूनी 4, 2408 है तो 4816 हो जाएगा। ये 200 के 2 जीरो आगे चले जाएंगे। दोपहर 5:03 को लिखा जाता है। सुबह 12 बजे से पहले को ए एम लिखते हैं, और 12 बजे के बाद लिखते हैं पीएम, ये याद रखना। तो ये ए एम वाले तो दोनों कट 03 लिखेंगे और पीएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीएम। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो देखो बेटा प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, वैसे तो सम संख्या 0 भी होती है, लेकिन सामान्य रूप से प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ही पूछा जाता है। तो इसमें 2 सम संख्या क्या होते हैं? 2 4 6 8 10, यही तो होती है। तो इसका औसत निकालना, इसका मतलब इसको जोड़। अब क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं तो इसमें 5 का भाग देंगे, तो 5 31, तो 6 होगा। 90 को रोमन अंक प्रणाली का मान, रोमन में 90 कैसे लिखते हैं? 100 में 10 कम। वेरी गुड। तो 100 के लिए सी लिखते हैं, और 10 कम यानी इधर 10, एक्स सी हो जाएगा। यहाँ पे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में देखो 60 मिनट होता है। 60 सेकंड नहीं होते, 60 मिनट होते हैं। फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 गुणा 60 होगा भाई 2 बार। तो 6 छक्का 36 हो गया, तो 60 के 2 जीरो, तो 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ये प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 75 रुपए में एक कुर्सी खरीदकर 150 रुपए में बेच दी, तो उसका प्रतिशत लाभ। देखो पहले तो इसको लाभ हो रहा है, क्योंकि 75 में खरीदी 150 में बेची, तो लाभ कितने का हुआ? लाभ बराबर हम क्या करेंगे? 150 में से 75 घटा देंगे ना जी। तो 75 ही तो आएगा, 75 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्या क्या बोला? लाभ 100 क्रय मूल्य, तो यानी लाभ हो गया 75 रुपए, और क्रय मूल्य भी 75 ही था भाई, गुणा 100। तो देखो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, यानी लाभ भी 75 रुपए हुआ और क्रय मूल्य भी 75 ही था, यानी 75 रुपए पे 75 ही का लाभ हुआ, तो अपने आप 100% हुआ कि नहीं? देखो 75 तो कट गए, 75 एकम 75, 75 एकम 75, अब 100 बचा, तो यानी 100% लाभ हुआ भाई। 100% लाभ। अगर हम कोई चीज 10 रुपए में खरीदते हैं और 20 रुपए में बेचते हैं,
तो मतलब जितने में खरीदी उतने का ही लाभ हुआ, तो 100% लाभ नहीं हो गया? जी। कितने समय में, यहाँ समय बताना है बेटा, कितने समय में ₹800 का ब्याज 4% की दर से 160 हो जाएगा? तो यहाँ समय ज्ञात करना है, तो यहाँ क्या होता है, इसमें मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है। 4%। अब ब्याज कितना हुआ, समय समय हमें ज्ञात करना है भाई, समय बराबर x हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना है। और ब्याज, क्योंकि जब समय ज्ञात करना है तो यहाँ ब्याज दे रखा है 160। अब फॉर्मूला वही लगेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, 100 गुणा दर हो गई 4 गुणा समय हमें ज्ञात करना है x बटे 100 बराबर, यहाँ ब्याज लिख देंगे आगे 160, क्योंकि ये हमें x ज्ञात करना है तो आगे ब्याज दिया रहता है। तो अब हम क्या करते हैं, केवल x का मान निकालने के लिए बराबर की इधर केवल x रखते हैं, बाकी सबको आगे ले जाते हैं। तो आगे सबसे पहले जो 160 है उसी को लिख देते हैं, और बाकी इनका पक्षांतर करते हैं। तो जो देखो 100 800 गुणा 4 है, तो यहाँ ऊपर गुणा में है तो यहाँ नीचे चला जाएगा बेटे, पक्षांतर होने के बाद 800 गुणा 4, और ये 100 नीचे है यहाँ भाग में, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देखो इसको काटो, ये 0 2 0 कटे तो 100 के 2 0 कट गए। अब देखो 8 से 16 कट रहा है, 8 कम 8 8 2 16 और 0 में 0 बार। फिर 4 से 20 कट रहा है, 4 कम 4 4 5 20। तो देखो नीचे 1 1 आ गया, खत्म हो गया, ऊपर 5 गुणा 1 आया, 5 कम 5 हो गया, तो x का मान 5 आया। यानी समय जो समय होगा वो 5 वर्ष होगा। एक छात्र अपने विद्यालय में प्रातः 9:15 बजे पहुंचता है और तथा 3:30 बजे तक विद्यालय में रहता है, वह कुल कितने समय विद्यालय में रहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको बताया था समय के प्रश्न कैसे करने हैं, क्योंकि ये 3:30 बजे 3:30, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जरा ध्यान रखना कि 9:15 पे स्कूल जा रहा है, तो 9:15 को हम ऐसे लिखते हैं 9 और 15, तो ये सुबह के 9:15 को जा रहे हैं, यानी AM को जा रहा है। लेकिन ये 3:30 जो है PM है। अब 9 के बाद 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, लेकिन अब उसके बाद 1 बज गया। फिर अगर हम इसके ऊपर 3:30 लिखेंगे तो घटेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, वो रेलवे का टाइम लिखना पड़ता है कि दिन के 1 बजे को हम क्या बोलते हैं, 13 बजे, 2 बजे को 14, 3 बजे को बोलते हैं 15 बजे, तो 15:30 लिखेंगे इसको। ये भी यहाँ पे याद रखना है। तो 15:30 में से मिनट एक साथ घटाते हैं भाई, 30 में से 15 घटाओ, क्योंकि घट रहा है तो 15 ही बचा जी। और यहाँ 15 में से 9 गया तो 6, तो यानी 6 घंटे 15 मिनट ये जो है स्कूल में रहा। 6 समान पृष्ठों वाली ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है कहलाती है। लेकिन जिसके सारे तल बराबर होते हैं, जैसे लूडो का पासा होता है जी, तो उसको क्या बोलते हैं, घन कहते हैं बेटा। घन के सभी तल वर्गाकार होते हैं, मतलब जिस ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, मतलब जैसे पानी की टंकी है कोई, उस वो 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है, 1 मीटर ऊंची है, तो घन हो गया। जो डब्बा थोड़ा लंबाई चौड़ाई अलग अलग होते हैं, जैसे चौक के डिब्बे हैं, या तुम्हारे स्कूल में वो संपर्क की टारक है, या डस्टर है, या मोबाइल है, इस तरह का जो होंगे ये घनाभ होंगे। तो घन और घनाभ थोड़ा समझ जाना है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में कुछ अंतर होता है, जबकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो देखो, यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई को कौन सा दिन होगा? देखो बेटा 1 अप्रैल को था, 2005 दे रखा है यहाँ, तो अप्रैल मई इसमें सन की कोई जरूरत नहीं है। सन तब होता है जब बीच में फरवरी महीना होता है, क्योंकि फरवरी में कभी 28 दिन होते हैं, कभी 29 दिन। अब यहाँ अप्रैल और मई, तो अप्रैल में हमेशा 30 दिन होते हैं। कितने दिन होंगे? 30। तो अप्रैल के 30 दिन गिनेंगे हम, और तब 1 मई को देखेंगे कौन सा बार। तो हम क्या कर देंगे कि 1 अप्रैल को शुक्रवार है, तो हम फिर इसमें, क्योंकि 7 दिन बाद दूसरा बार आता है, तुम चाहो तो कैलेंडर बना दो, जैसे मैंने सिखाया था कैलेंडर बनाना। अगर नहीं आता है तो इसमें 1 अप्रैल में 7 और जोड़ दो, तो 8 अप्रैल को शुक्रवार ही होगा भाई। फिर इसमें 7 और जोड़ दो, तो 8 और 7 15 तारीख फिर शुक्रवार होगा जी। फिर इसमें 7 और जोड़ दो, तो 15 7 22, तो 22 तारीख को फिर शुक्रवार होगा। फिर इसमें 7 और जोड़ दो, तो 22 और 7 29 तारीख को फिर शुक्रवार होगा।
29 जी। अब क्योंकि ये 1 मई है तो अब यहाँ पे थोड़ा हम अपने आप गिनेंगे। जब 29 को शुक्रवार है तो 30 को शनिवार होगा। शनिवार। अब 30 के बाद फिर 1 तारीख आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, तो 1 को जो है रविवार हो जाएगा। रविवार। क्लियर हो गया। तो इसमें 7, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम साथ साथ जोड़ करके हिसाब लगाना सीखेंगे, या तो हम कैलेंडर बनाना सीखेंगे। अगली संख्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैंने 1 से 100 तक की तुम्हें अभाज्य संख्याएं बता रखी हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं वो अभाज्य संख्या होती है। यानी उसमें एक के एक को छोड़ करके और स्वयं को छोड़ करके किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तो देखो 15 में तो 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। 19। यहाँ 21 में देखो जाता है, और 50 में 7 का जाता है, इसका मतलब 19 अभाज्य संख्या है। 4 दर्जन केलों के दाम 24 रुपए है भाई। 4 दर्जन केलों के दाम कितने हैं? 24 रुपए। तो 150 केलों के दाम। तो क्योंकि यहाँ 150 में केलों की संख्या यहाँ दर्जन में दे रखा, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 दर्जन के भी केले निकाल देंगे। तो 4 दर्जन में कितने केले होंगे? 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 गुणा 4, तो 48 केले होंगे बेटा। 48 केले 24 रुपए के, तो 150 केले कितने रुपए के? तो सरल तरीका क्या बोला था मैंने, एक तरफ केला लिखो या केले, और दूसरी तरफ मूल्य। तो पहले केले 48 थे, मूल्य था 24 रुपए। 24 रुपए। अब केले हो गए 150, तो मूल्य हमें ज्ञात करना है 100 रुपए। इसका तीर एक ही तरफ लगेगा, क्योंकि अगर केलों की संख्या बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा। तो ये हो गया x बटे तीर का निशान का मतलब, जो तीर का निशान है तो वो अंश में जाएगा जिधर तीर का मुंह है, पिच ऊपर वाला x बटे 24 बराबर 150 बटे 48। 150 बटे 48। तो फिर हम x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 150 बटे 48, तो वैसे ही रहेगा अपनी जगह, और ये 24 का पक्षांतर हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाता है जी गुणा में। अब अगर तुम्हें 24 का पार आता तो 24 से कम 24 और 24 दूना 48 होता है। हाँ, 24 से कम 24, 24 दूना 48। फिर 2 से हम 150 काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 77, 2 2 5 10, यानी 75 रुपए होगा भाई। तो निम्न में से कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो पहले हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। और वैसे तुम सीधा भी कर सकते हो, गुणनखंड का मतलब वो संख्या जिसका भाग 12 में भी जा रहा है, वो 20 में भी जा रहा है और 24 में भी जा रहा है। तो देखो पहले यहाँ पे हम 3 देखेंगे, तो 3 का 12 में जा रहा है, लेकिन 20 में नहीं जाता, 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता। फिर 4 देखेंगे तो 4 3 12, 4 5 20 और 4 6 24। देखो 4 ऐसी संख्या है जिसका भाग है, ठीक है ना। अब चाहो तुम अलग अलग पहले गुणनखंड ज्ञात कर लो। 12 के गुणनखंड मैंने कैसे बोला था, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 12 लिखना है जी। अब फिर 2 का भाग जा रहा है 12 में, तो 2 6 12, यहाँ 2 और यहाँ 6। फिर 3 का भाग भी जा रहा है, तो 3 और 4, 3 6 12, तो हो गया बस। यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 3 हो गया, बराबर हो गया। फिर उसी तरह से 20 के गुणनखंड भी निकालो, 24 के भी निकालोगे, तो इसका उत्तर 4 ही होगा, क्योंकि 4 वो संख्या है जिसका भाग 12 में भी जा रहा है, 20 में भी। यहाँ पे लघुत्तम रूप लिखा है 48 बटे 64 का लघुत्तम रूप। लघुत्तम का मतलब छोटा सा छोटा रूप। मैंने कल भिन्न का पढ़ाया आप लोगों को, तो छोटा मैंने इसको काटना है। देखो किसका भाग जा रहा है, 64 में भी, 48 में भी, 8 6 48 देखो, और 8 8 64। फिर कट जा रहा है, देखो 2 का, 2 3 6 और 2 6 8, तो 3 बटे 4 हो रहा है भाई। ठीक है ना। पैटर्न को आप लोगों ने समझना है। निम्न पैटर्न में इस स्थान पे क्या है, यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक निशान है। तो पहले हमने देखना है 5 पंजे 25 और 1 26। अच्छा 26, तो यहाँ पे इसका गुणा कर रखा है 5 पंजे 25 और इसमें 1 जोड़ के 26, और यहाँ 26 के बाद की संख्या लिखी है 27। इसको देखेंगे तो 7 7 49, और इसमें 1 जोड़ा तो 50। यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है, यहाँ आगे की एक संख्या लिखी है, तो यहाँ 82 लिखा है जी। तो यहाँ पे कितना गुणा कितना धन 1 होगा, 82। 81 धन। हाँ, तो यहाँ पे 81, लेकिन 81 में यहाँ 2 अंक होंगे ना, किस 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 का 81 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 81 माने 9 9 81 होता है, 9 गुणा 9 होगा, 9 गुणा 9 धन 1, तो 9 9 81 81 1 82। आदमी या 8 औरतें किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 5 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
क्योंकि यहाँ पे याद दे रखा है, ये नवोदय में जरूर आता है इस तरह का सवाल। तो 6 आदमी मतलब 6 आदमी भी किसी काम को 18 दिन में करते हैं और 8 औरतें भी 18 दिन में करते हैं। तो यानी यहाँ पे 6 आदमी बराबर 8 औरतें हो गए बेटा। 6 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना 8 औरत करती हैं जी। ठीक है ना। अब यहाँ देखो 3 आदमी और 5 औरतें हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ आदमी और औरत एक साथ कर रहे हैं, यहाँ तो अलग अलग कर रहे हैं। आदमी यहाँ लिखा है बीच में और यहाँ जो है आदमी के साथ औरत कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो आदमियों का औरत बना लो या तो औरतों के आदमी बना लो। समझ में आया जी। तो 6 आदमी 8 औरतों के बराबर है। तो अगर हम आदमी का औरत बनाते तो यहाँ देखो जब 6 आदमी 8 औरतों के बराबर है तो 3 आदमी कितनी औरतों के बराबर होंगे। पहले एक आदमी होगा 8/6 और गुणा 3, तो 8 3 24 हो गए। ये काटो इसको तो 3 कम 3 3 दूनी 6, फिर 2 कम 2 2 चौको 8, यानी 4 औरतों के बराबर। तो ये जो 3 आदमी है, 3 आदमी किसके बराबर होंगे, 4 औरतों के बराबर। 4 औरतों के बराबर मतलब 3, जब 6 आदमी 8 औरतों के बराबर है तो 3 आदमी 4 के बराबर नहीं होंगे, सीधी सी बात है जी। यानी 6 आदमी 8 औरतों के बराबर काम कर रहे हैं तो 3 आदमी 4 औरतों के बराबर काम करेंगे। और यहाँ पे और 5 औरतें और हैं बेटा, तो 4 औरत तो ये 3 आदमियों के बदले हो गए, और इसमें 5 औरत और हैं तो इसका मतलब 9 औरत हो गई। 9 औरत जी। अब हम केवल औरत ही औरत का काम देखेंगे। 8 औरत कर रहे हैं 18 दिन में, तो एक तरफ औरत लिखो ना, एक तरफ दिन लिखो। तो यहाँ औरत 8 कर रही है, ऊपर प्रश्न के हिसाब से 8 औरतें किसी काम को 18 दिन में करती हैं। अब औरत 9 हो गई भाई, क्योंकि 4 औरत मैंने बोला 3 आदमियों के बदले 5 औरत साथ में मिलके और हैं, तो 9 औरतों के बराबर। तो 9 औरत कितने दिन में, x दिन। तो मैंने यहाँ बोला था यहाँ तीर इस x की तरफ पर यहाँ उल्टा पड़ता है, क्योंकि यहाँ जब औरतों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ दिनों की संख्या घटेगी। जब आदमी काम पे बढ़ते हैं तो दिन घट जाते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x/18 बराबर, तो इसको ऊपर जो तीर ऊपर है तो 8/9 लिखेंगे बेटा। अब ये 18 अगली लाइन पे मैं यहीं पे कर रहा हूँ, 18 पक्षांतर किया यहाँ चला गया 18, तो 9 कम 9 9 दूनी 18, तो 8 दूनी 16 दिन में करेंगे भाई। कोण को मापा जाता है भाई सेल्सियस में, किलोग्राम में, अंश में, सेंटीमीटर में। अंश में माप, जैसे 90 अंश, 60 अंश। किसी आकृति का क्षेत्रफल होता है सभी भुजाओं का योग, लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की लंबाई गुणा चौड़ाई, भुजाओं का योग तो परिमाप होता है भाई। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं। जो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है ये वो होता है आयतन, घन या घनाभ, घनाभ का आयतन। सुनील के पास 4.85 मीटर लंबाई की 12 रस्सियां हैं भाई। बताओ सभी रस्सियों को जोड़कर अधिकतम दूरी को मापा जा सकता है। तो ये सारी रस्सी को जोड़ेंगे भाई 12 रस्सियों को, तो इसका मतलब 8.485 को हमें 12 बार जोड़ना पड़ेगा। तो गुणा 12। हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब गुणा 12 करेंगे तो 12 5 60, 2 अंकों के पीछे दशमलव है तो यहाँ 58 दशमलव, तो ये आएगा भाई। यहाँ 2 जीरो है तो जीरो जरूरी नहीं होता। अब 58.2 भी उतना ही होता है और 18.20 भी उतना ही होता है। गीता ने 22.75 किलोग्राम चावल, 15.37 किलोग्राम गेहूं तथा 3.27 किलोग्राम दाल खरीदी। तो बताइए गीता ने कुल कितने किलोग्राम सामान खरीदा। तो हम इसको केवल दशमलव में आपको सही लिखना आना चाहिए कि जैसे 22.75, दूसरा लिखना है 15.3, तो सबसे पहले यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव और 3 दसवां है 700वां, और ये इकाई और ये दहाई। यहाँ देखिए 3.75 है दशमलव और यहाँ इकाई में 3 और 2 दसवां और 7, इस तरह से इसको आप जोड़िए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम माप के कोण को क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री से कम कोण के माप को न्यून कोण कहते हैं। जो ठीक 90 अंश का होता है उसको समकोण कहते हैं, और 90 अंश से जो बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। 39 वाला है, किसी त्रिभुज में अधिक कोणों की संख्या हो सकती है। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही अधिक कोण हो सकता है, क्योंकि देखिए अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से बड़ा। अगर 90 डिग्री से बड़ा हम इसको 100 डिग्री मान लें, ज्यादा बड़ा नहीं मानते, तो जो शेष दो कोण होंगे
क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो जो दो कोण होंगे वो 80 डिग्री के होंगे। 80 डिग्री का मतलब एक 40-40 हो सकता है, या चाहे एक 79 डिग्री का हो, दूसरा 1 डिग्री का हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के अधिक कोण दो नहीं हो सकते हैं, अधिक कोण केवल एक ही हो सकता है। प्रियांशु ने 4 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से, 1.5 किलोमीटर की यात्रा दौड़कर तथा 0.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर पूरी की, तो उसने कुल कितनी किलोमीटर की यात्रा की। तो देखिए हमने इसको जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि बच्चे को दशमलव के साथ पूर्णांक संख्याओं का जोड़ आता है या नहीं आता। तो इसके साथ जोड़ना है 1.5, तो क्योंकि 5 इकाई है तो यहाँ 1 इकाई है, तो 1.5 हम ऐसे लिखेंगे। आप चाहो तो 5 के आगे दशमलव लिख के 0 लिख सकते हैं। इसमें 5 की वैल्यू में कोई 5 के मान में कोई अंतर भी नहीं आएगा, और यहाँ आपके लिखने में सुविधा भी हो जाएगी, क्योंकि ये 5 किलोमीटर है, ये 1.5 किलोमीटर है, और फिर दौड़ करके तथा 0.5 किलोमीटर, तो यहाँ 0.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर पूरी की। तो उसने कुल यात्रा कितने की, तो इन सबको आप जोड़ दीजिए, यानी 7 किलोमीटर में होते हैं 7000 मीटर। देखो थोड़ा चकराने के लिए बच्चे को इस तरह से ये प्रश्न घुमा दिया है। ये एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 5 घंटे 30 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। किसी चीज की जो दूरी ज्ञात करनी, तो चाल हो गई 140, अब गुणा समय हो गया, तो ये 5 घंटे 30 मिनट को हम लिखेंगे। पहले समय देखिए, 5 घंटे 30 मिनट में आधा घंटा होता है, तो एक सही 5-5.5 घंटा, तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2, ठीक है। तो आप इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14 और 0 बार भाग। अब ये हो गया 11 7 77, और ये 0 का 0, यानी 770 किलोमीटर जाएगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही है तो आप इसको तुलना वाली विधि से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिनट भी है, तो आप चाहें तो सारे मिनट बना दीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे में 6 5 30, 300 मिनट, और 30 मिनट और है, तो यानी 330 मिनट में कितना जाएगी। तो यहाँ 1 घंटे में यानी 60, इसको 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 140 किलोमीटर जा रही है, तो एक तरफ लिखिए मिनट, एक तरफ लिखिए किलोमीटर। तो पहले 60 मिनट में जा रही है 140 किलोमीटर, अब 330 मिनट में कितना जाएगी, एक्स कर दीजिए, और ये दोनों तरफ तीर एक ही जगह लगेगा, एक ही डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ मिनट बढ़ेंगे तो यहाँ किलोमीटर भी बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए 100x/140 बराबर 330/60। अब ये 40 को हमने पक्षांतर किया, ये मैं सीधा इधर ले गया 140 को, ये यहाँ नीचे था तो यहाँ जाके ऊपर गुणा में जाएगा। अब ये देखिए ये कटा 0, ये कटा 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 से कट रहा है, 2 7 14, और 0 का, तो फिर आगे 11 7 77, 770 किलोमीटर जाएगी। अब है 25 के वर्ग का 5 गुना, तो 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग यानी 25 गुणा 25, 625 होता है, और इसका 5 गुना यानी इसको फिर 5 से गुणा कर दीजिए, 3125। निम्न में से कौन सी संख्या 3033 है। तो इनको लिखने का एक तरीका मैंने पहले भी बताया आपको, कि पहले 3000 को हम लिखेंगे, इसमें गलती होने की संभावना नहीं रहती। 3000, हजार में 3 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, और 33 हम ऐसा लिखते हैं, तो इसमें इसको जोड़ दो, 33 इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और इसको जोड़ दो। अब यहाँ देखो 0 का 0, और तो ये 3033 होगा। बॉक्स में सही गणितीय चिन्ह लगाइए जिससे उत्तर प्राप्त हो जाए। पहला वाला चिन्ह इसको लगाते हैं, तो 5/6 गुणा 3 धन 2, तो इसका उत्तर 8 आना चाहिए। तो देखिए अगर हमने 5 में 6 का भाग दिया तो 5/6 हो गया, गुणा 3 धन 2, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ 5/2 में 2 जोड़ना है, 4 से ही 1/2 आएगा, सॉरी,
ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे जब हम तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला निशान, पहला वाले निशान नहीं चलेंगे। हम दूसरे को ट्राई करते हैं, इसको। तो हमने क्या किया, 5 गुणा 6 भागा 3 और ये धन 2। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, तो 3 का भाग हम 6 में देंगे, तो 5 गुणा 3 का 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा और धन 2 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, क्योंकि पहले हम गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो इसको 12। तो तब भी नहीं आ रहा है। अगर हम इस वाले को करते हैं, 5 गुणा 6 भागा 3 ऋण 2। तो देखिए पहले हमने भाग किया, तो 5 गुणा 3 का भाग 6 में दिया तो 2 आया, ऋण 2। तो पहले फिर हमने गुणा किया, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 2 गया, 8 उत्तर आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये 11, फिर एक 13 आती है, 15 तो अभाज्य है नहीं, एक 17 है, एक 19 है। तो 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 37,507 का निकटतम सौवें मान। तो देखिए ये है 37,507। तो जब सौवें तक मान हमें कहीं निकालना है तो इसके 2 अंकों के 0 बनाने पड़ते हैं, यानी इस 7 का भी हमने 0 बनाया और ये जो 0 ये तो 0। अगर यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा होता तो यहाँ 5 की जगह 6 हो जाता, लेकिन क्योंकि वहाँ 0 है या 5, मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5 से छोटा है, 0 कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे 5 ही रहेगा, यहाँ 7 और यहाँ 3, यानी ये हो जाएगा 37,500। विजय उत्तर की ओर जा रहा है। यहाँ पे जरा सा दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये इस तरह का निशान आप बनाइए, और ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ माने उत्तर, और ये साउथ होता है दक्षिण, और दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट यानी पूरब, और यहाँ हो जाएगा वेस्ट यानी पश्चिम। जब आपको ये डायरेक्शन याद होंगे तो इस तरह के सारे सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। विजय उत्तर की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। तो पहले देखिए उत्तर की ओर जा रहा है इधर, तो दाएं मतलब हमारा इधर का हाथ जो है दाएं डायरेक्शन इस तरफ है, तो दाएं मुड़ के चलेगा, फिर दाएं मुड़ता है। तो अगर देखिए आप अपना मुंह इस साइड रखेंगे तो दाहिना हाथ इस तरफ होगा, यानी नीचे को मुड़ेगा। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब देखो फिर बाएं मुड़ता है वो, तो जब हम नीचे को आएंगे तो हमारा बाएं हाथ जो है इस डायरेक्शन का होगा, ठीक है ना। और फिर बाएं मुड़ता है, तो अब जब हम यहां चलेंगे तो फिर बाएं तरफ कहां मुड़ेंगे, फिर अगर मुंह इधर होगा तो फिर बाएं हमारे ऊपर होगा। बताइए कि विजय अब किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए ऊपर जा रहा है, यानी नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में जा रहा है। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको सोचना है। आप कॉपी घुमा के भी देख सकते हैं दायां बायां। प्रश्न देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। देखो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो एक आयत है और एक वर्ग है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस वर्ग का क्षेत्रफल इसके बराबर है और इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 16 और 9 सेंटीमीटर में। तो पहले हम इसी का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, 16 गुणा 9, तो 16 नमा 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसका परिमाप बताना है, तो परिमाप बताने के लिए हमें पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, अगर क्षेत्रफल दिया है तो भुजा ज्ञात करने के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ता है। मैंने वर्गमूल निकालना भी आपको सिखाया। आप चाहो अभाज्य संख्याओं से वर्गमूल निकालो, 144 की अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 7 14, 2 2 4, फिर देखिए 2 से जा रहा है 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से जा रहा है 2 1 2, 1 बचा 16 और 2 8 16, फिर 2 से जा रहा है 2 9 18, 3 से जा रहा है 3 3 9, फिर 3 से जा रहा है 3 1 3। तो इनके जोड़े बनेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। तो एक में से एक जोड़ा लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 4 3 12, यानी वर्ग की भुजा हो गई 12 सेंटीमीटर।
तो परिमाप कितना होगा 12, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं 12 की ये 12 की ये 12 की ये 12 की ये, तो यानी भुजा गुणा 4 होता है, तो 12 चक्कू 48 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो वर्गमूल दूसरी विधि से भी निकाल सकते। यहाँ 44 का एक जोड़ा बना, एक अलग छूट गया, तो एक का एक ही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ एक जो है यहाँ जुड़ता है, एक और एक 2 हो जाते हैं, और यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 44 होता। तो किससे भाग दें कि जो यहाँ पे 4 आ जाए, तो एक को 1 2 दूनी 4, देखिए 2 से हो रहा है 22 दूना 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इसको 22 दूना 44 पूरा करना पड़ता है, तो यानी उत्तर यहाँ आता है 12, इसका वर्गमूल हो गया। जिस विधि से आपको अच्छा लगता है उसी विधि से आप करिए। 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो देखिए पहले 3 संख्याओं का औसत है 12, इसको आप ढंग से समझिए, औसत कितना है 12, तो कुल कितना हो जाएगा, क्योंकि औसत का मतलब एक 12 है, दूसरी भी 12, तीसरी भी 12, तो कुल हो जाएगा 12, 3 बार है तो 12 तिया 36। इसको आप इतना ही समझ लीजिए। पहले इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 है, एक 13 है और एक 15 है, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 5 3 8 और 1 1 2 28 है। तो तीसरी संख्या होगी, यानी 36 में एक संख्या और है, ये 2 संख्याओं का जोड़ 28 है, तो इसका मतलब 36 में से हम 28 कम कर देंगे तो तीसरी संख्या निकल जाएगी। 16 में से 8 गया 8, तो देखिए तीसरी संख्या 8 ही होगी, यहाँ 2 में से 2 गया 0। ठीक है ना, 2 संख्याओं का लॉ 100 तथा मौ 100 क्रमशः 9 और 12 है। इनमें से यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या होगी। तो देखिए 2 संख्याओं का अगर लॉ 100 मौ 100 दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, तो इसमें होता क्या है कि जितना इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है 9 गुणा 12, जितना इन दोनों का गुणनफल होगा लॉ 100 और मौ 100 का, उतना ही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। अब 2 में से एक संख्या दे रखी है, तो यानी 6 का गुणा जो है किस दूसरी जो संख्या होगी वो x मान लीजिए फिर, तो 6 गुणा x बराबर 9 गुणा 12 होगा, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो 9 गुणा 12 अपनी जगह रहेगा, और ये 6 जब पक्षांतर होगा बराबर के आगे जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो 2 एकम 2 व 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी 9 गुणा 2 आया, यानी 18 होगी। अब आप गुणा कर सकते हैं कि 18 छका 108, इन दोनों का गुणनफल, और यहाँ भी देखिए 12 नमा 108, तो किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल उतना ही होता है जितना उनकी लॉ 100 और जितना उनका लॉ 100 और मौ 100 का गुणनफल होता है। इस तरह के सवाल सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पेपर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत स्टैंडर्ड का लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय।